ये थी बोलेरो नियो। लोग टाइम पे सर्विस कराते नहीं है और बाद में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और इस गाड़ी को पूरी तरीके से ठीक करने में मुझे 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन फाइनली अब इस गाड़ी के चारों टायर्स का अलाइनमेंट सही हो गया था। तो इसके बाद मैं गाड़ी को लिफ्ट से उतारता हूँ और सब कुछ चेक करने के लिए मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और उसे स्टार्ट करके एक टेस्ट ड्राइव के लिए निकल पड़ता हूँ। अब टेस्ट ड्राइव लेने के बाद मुझे मालूम पड़ता है गाड़ी पूरी तरीके से फिक्स हो चुकी है और गाड़ी में अब कोई काम बाकी नहीं था, इसलिए मैं गाड़ी को घुमाता हूँ और वर्कशॉप की तरफ वापस लेके निकल पड़ता हूँ। अब बस मुझे इस गाड़ी को जल्दी से जल्दी इसके ओनर के पास डिलीवर करना था, तो इसीलिए जैसे ही मैं वर्कशॉप में पहुंचा मैंने फौरन इसके ओनर को कॉल लगा दिया और फिर उसके बाद कॉल करके मैं उसे बोलने लगता हूँ कि सर आपकी कार रेडी है, जल्दी से यहाँ पे आइए और अपनी कार को लेके जाइए। तो वहाँ से ओनर मुझे जवाब देता है, भाई क्या तू मेरी गाड़ी घर पे लेके आ सकता है? आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। लेकिन सर गाड़ी तो आप लेके जाने वाले थे ना। अरे भाई मेरा घर बहुत दूर है और मेरे पास अभी बाइक भी नहीं है, तू थोड़ा लेके आ जाना भाई। सर फिर पेट्रोल के पैसे आपको देने पड़ेंगे। हाँ वो देख लेंगे, पहले तू इधर आ। ठीक है सर जी मैं आता हूँ। चलो कोई बात नहीं, कस्टमर लोग कई बार ऐसा कर देते हैं। तो लगता है अभी गाड़ी मुझे ही डिलीवर करनी पड़ेगी। तो मैं इस बोलेरो नियो को उस बंदे के घर पे पहुंचा देता हूँ, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वो बंदा मुझे बोलने लगता है, अरे भाई तूने मेरी गाड़ी तो बहुत अच्छी बनाया है, पर एक बात है। क्या हुआ सर, सब ठीक है ना? गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही आपको? अरे दिक्कत है पर वो तेरा नहीं मेरा है। असल में क्या है ना, मेरा पेमेंट नहीं हुआ है अभी। बुरा हुआ सर, बहुत बुरा। लेकिन इसका मैं क्या मतलब समझूं? इसका मतलब ये है कि तू ये गाड़ी यहाँ पे रख के जा और वो जो तेरे पैसे है ना वो मैं 1 तारीख के 10 दिन बाद दूंगा। ये बात सुनने के बाद मैं उस बंदे को बोलने लगता हूँ कि सर ऐसा मत कीजिए, मैं धंधे पानी वाला इंसान हूँ, मेरे भी खर्चे रहते हैं सर कुछ। अरे बाबा 12,000 की तो बात है, इसके लिए ग्राहकी खराब करिए क्या? देख भाई मैं फालतू की बातें नहीं सुनूंगा यहाँ पे, मैं पैसे लेने के लिए आया, मेरे को पैसे दे। मैंने काम किया, गाड़ी पर दिमाग मत खराब कर, मेरे को पैसे दे। अरे मैं बोल रहा ना बाबा, पैसे नहीं है मेरे पास। भाई ऐसा नहीं चलता, मुझे वर्कर लोगों को पैसे देने के हैं। पहले ही बोलना तुम्हारे जेबों में पैसे नहीं रहते तो। साला फालतू ही पूरे दिन गाड़ी पे काम किया। तो चूल्हे में जाओ, मैं तेरी गाड़ी लेके जा रहा हूँ और इसके बाद जब पैसे लेके आएंगे तो गाड़ी वापस लेके जाना। ए बाबा बस 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 12,000 की बात है ना, हाँ मेरे पीछे। अब कैसे आए लाइन पे बेटा, तुमको सुनाना ही पड़ता। चला मेरे पीछे, मैं तुझे पैसे देता हूँ। अब ये बंदा मुझे अपने घर की बैकयार्ड की तरफ लेके जाने लगता है और मैं भी उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। लेकिन इस बंदे पे मुझे जरा भी भरोसा नहीं था। अगर इसने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं भी इसे सबक सिखा दूंगा। पूरी तैयारी के साथ आया हूँ आज मैं। लेकिन वो बंदा तो रुक के मुझे बोलने लगता है, ये ले रे बाबा तेरे 12,000 रूपए। 12,000? ये तो भंगार है। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा भंगार नहीं था, ये थी महिंद्रा की स्कॉर्पियो, वो भी सबसे पुराने वाली स्कॉर्पियो की फर्स्ट जनरेशन, जो कि स्कॉर्पियो GLX के नाम से जानी जाती थी। लेकिन इसकी हालत तो कुछ ज्यादा ही खस्ता थी। असल में ये मेरी पुरानी गाड़ी है। एक दिन मैंने अपनी जवानी की जोश में ये गाड़ी ट्रक के अंदर घुसा दी, मैं तो बच गया पर ये गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो गई। उस दिन से लेके आज तक ये गाड़ी इधर खड़ी है। वो तो इसकी हालत देख के लग ही रहा है। गाड़ी का फ्रंट पार्ट इंक्लूडिंग इंजन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। रियर साइड पे अच्छी खासी डैमेज हो चुकी थी और साइड से तो ऐसा लग रहा था कि इसका कचुम्बर बन चुका है। स्कॉर्पियो का ये हाल देख के तो मुझे काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि आजकल ऐसे गाड़ियाँ मिलते नहीं है। लेकिन इतने में वो बंदा मुझे बोलने लगता है, तो क्या ख्याल है, इस गाड़ी को 12,000 के बदले में रखना चाहेगा? ये कौन सा सौदा कर रहे हो मेरे भाई? ये गाड़ी पूरी तरीके से भंगार है, भंगार। तो ठीक है, मैं ये गाड़ी को भंगार वाले को बेच देता हूँ और उससे जो पैसे आएंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। 12,000 तो आ ही जाएंगे। भाई यार अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी को रख लूंगा। ये हुई ना बात बीड़ू, आज से ये गाड़ी तेरी हुई, मैं फिलहाल चलता हूँ। अब मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि आइंदा कोई भी काम करने से पहले एडवांस पेमेंट लेना जरूरी है। लेकिन फिलहाल अब देखते हैं कि मैं स्कॉर्पियो का असल में क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले तो इसको टो करने के लिए एक ट्रक बुलाना पड़ेगा, इसलिए मैं फोन करके फटाफट अपने ट्रक वाले दोस्त को बुला लेता हूँ और वो मुझे बोलता है कि आधे घंटे में वो मेरी लोकेशन पे पहुँच जाएगा। लेकिन 15 मिनट में ही मेरा दोस्त अपना टो ट्रक लेके आ गया था और अब बारी थी इस खटारा स्कॉर्पियो को टो करने की। हाँ पीछे ले, पीछे ले, पीछे थोड़ा सा पीछे, थोड़ा नीचे, हाँ बस बस थोड़ा पीछे ले, लग गया लग गया लग गया। चल खींच अब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऊपर खींच, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऊपर खींच, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आगे ले। अब स्कॉर्पियो अब हमारी सक्सेसफुली टो हो चुकी थी, तो इसीलिए मैं भी टो ट्रक के अंदर जाके बैठ जाता हूँ और अपने दोस्त को बोलता हूँ कि जल्दी से भाई मेरे वर्कशॉप में लेके चल। पता नहीं तुझे ऐसे गाड़ा कहाँ से मिल जाते हैं, फिर भी चलो चले। फिर उसके बाद मैं और मेरा दोस्त अपनी स्कॉर्पियो को टो करते हुए वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब जल्दी से जल्दी वर्कशॉप में पहुँच के इसके ऊपर काम शुरू करना था। भाई तूने इसे भी रिस्टोर करने का सोचा है? हाँ भाई तभी तो वर्कशॉप लेके जा रहा हूँ। भाई पर ये गाड़ी तो पूरी सड़ रही है, इसके पार्ट मिलेंगे तेरे को? यही तो चैलेंज होता है ना मेरे भाई, हर बार मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ, हर बार मैं उस गाड़ी को रिस्टोर करने की कोशिश करता हूँ जो कि दिखने में बिल्कुल नामुमकिन लगे, तभी तो इस काम का असली मजा आता है। सही है तेरा काम बीड़ू, अपने जैसे लोग तो सिर्फ ड्राइवर गिरी में रह गए। अब ऐसे ही फाइनली पूरे रास्ते गपशप करते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं हमारी वर्कशॉप में और यहाँ पे पहुँचने में तो कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। साला पूरी गाड़ी घसट रही रे, इसकी डिश लगता है व्हील को चिपक गई है। लग तो वही रहा है भाई, लेकिन फाइनली हम पहुँच तो गए। सर ये गाड़ी को पावर लगानी पड़ रही है, मुड़ जा। इतनी मुश्किलों के बाद भी फाइनली किसी तरीके से मेरा दोस्त गाड़ी को टो करके वर्कशॉप के अंदर ले ही आता
जाता है। इस गाड़ी को खींचने के लिए टो ट्रक को भी अच्छी खासी पावर लगानी पड़ी। तेरी गाड़ी ठीक तो है ना भाई? भाई अगर गाड़ी खराब हुई तो पैसा तो तेरे से लूंगा मैं। अब वर्कशॉप में गाड़ी आ चुकी थी और अब मैं इसका पूरी तरीके से इंस्पेक्शन कर रहा था। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज तो ये थी कि गाड़ी पे काम शुरू करने से पहले मुझे ये चेक करना था कि इसके सारे स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है या फिर नहीं, क्योंकि एक भी पार्ट अगर मिसिंग रह गया तो गाड़ी का काम फिर बीच में ही रोकना पड़ेगा। और जिस हालत में ये गाड़ी थी उसमें तो अच्छा खासा पार्ट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। मैंने कुछ कॉल्स किए और मुझे मालूम पड़ा कि इसके मोस्टली स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है, क्योंकि इट्स ऑब्वियसली महिंद्रा स्कॉर्पियो और जो पार्ट्स अवेलेबल नहीं है हम वो इसकी नई वाली जनरेशन से उठा लेंगे। जब मेरे दिल को तसल्ली हो गई तो फिर मैंने काम शुरू कर दिया। सबसे पहले रेस्टोरेशन की शुरुआत होती है इसकी अंडर बॉडी ठीक करने से। मैं गाड़ी को किसी तरह लिफ्ट के पास लेके चले जाता हूँ, फिर लिफ्ट से गाड़ी ऊपर उठा ली जाती है और फिर मैं इस गाड़ी की अंडर बॉडी चेक करने लगता हूँ, जहाँ पे कीचड़ और गंद के सिवाय मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी बहुत साफ सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन देख के ऐसा लग रहा था कि इसकी अंडर बॉडी की मोस्टली पार्ट्स अवेलेबल रहेंगे और धूल मिट्टी साफ करने के बाद इसकी मोस्टली अंडर बॉडी ठीक हो जाएंगी। और फिर इसके बाद मैं अपना मेन काम शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं गाड़ी के अंदर जितने भी खराब पैनल्स और पार्ट्स है मैं उनको अलग कर लेता हूँ और जिन पे हल्का फुल्का डैमेज था उन्हें ठोक पीट के सीधा कर देता हूँ। जब सारे के सारे खराब पार्ट गाड़ी के अंदर से निकाल दिए जाते हैं तो अब बारी है गाड़ी की बॉडी को ठीक करने की। कई जगह तो मुझे पूरा के पूरा पैनल रिप्लेस करना पड़ा, जबकि कहीं पे तो सिर्फ पुट्टी से ही काम बन गया और कुछ पैनल्स को तो मैंने वेल्डिंग करके ही जोड़ दिया। ये काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर था, लेकिन क्योंकि मैंने पहले स्कॉर्पियो S11 पे काम कर चुका हूँ इसलिए मुझे अच्छा खासा अंदाजा था कि कौन सी जगह पे क्या करना है। गाड़ी की बॉडी भी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी और इसके अंदर मैंने डेमो इंजन भी डाल दिया था। पुराना इंजन तो लिटरली फेंकना पड़ा, उसका तो कुछ भी काम में नहीं आया, लेकिन आखिरकार अब मैं खुश था क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली स्कॉर्पियो का शेप अब दिखने लग गया था। अभी तो ये काफी जुगाड़ू टाइप की लग रही थी, लेकिन बहुत ही जल्दी ये तैयार होने वाली थी और बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी वायरिंग वगैरह भी कर दी थी। फाइनली अब गाड़ी की चेसी वगैरह फिट करने के बाद और इसके अंदर काम चलाऊ सीट लगाने के बाद ये गाड़ी अब थोड़ी बहुत स्टार्ट करने के लिए तैयार थी, लेकिन इसके रेडिएटर में कुछ इशू हो गया था जिसकी वजह से इसमें से धुआं निकल रहा था। इसीलिए 2 घंटे में उसी को फिक्स करने में लगा रहा। एक बार इसका रेडिएटर फिक्स हो जाए फिर मैं लूंगा इसकी टेस्ट ड्राइव। रेडिएटर को छोड़ दिया जाए तो गाड़ी के अंदर हर चीज तैयार थी, चाहे वो कपलर टू कपलर वायरिंग हो या फिर उसका ब्रांड न्यू इंजन। और फाइनली अब तो रेडिएटर भी फिक्स हो गया था और अब बारी थी इसे स्टार्ट करने की। हमारे स्कॉर्पियो का प्रोटोटाइप आखिरकार कैसे चलता है। अब क्योंकि इसका इंजन एकदम नया था तो पहले आधा घंटा तो इसको फ्री होने में बहुत टाइम लगा, लेकिन एक बार जब इंजन फ्री हुआ तो गाड़ी ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। भाई साहब क्या ही रॉ और रगेड पावर है इस गाड़ी के अंदर। सच में वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड। महिंद्रा के पुराने इंजन में जो बात थी वो आज के इंजन में नहीं है। लिटरली 20 साल पुरानी गाड़ी का परफॉर्मेंस मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था और कुछ ही टाइम में ये तो हवा से बातें करने लग गई थी। इसकी फुल कैपेबिलिटीज को देखने के लिए मैं इसे ऑफ रोड ले आया, लेकिन यहाँ पे भी इसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। अरे इसका ऑफरोडिंग एक्सपीरियंस वाकई काफी ज्यादा शानदार था। हाँ वो बात अलग है कि मुझे सस्पेंशन चेंज करने की जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन गाड़ी का कंट्रोल और रॉ पावर तो भाई चुम्मेश्वरी था। सबसे हैरानी की बात गाड़ी अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट हुई भी नहीं थी। प्रोटोटाइप चला के ही मुझे इतना मजा आ रहा था तो फिनिश प्रोडक्ट की तो फिर बात ही छोड़ो। ऑफरोडिंग तो इसने 1 नंबर की थी, लेकिन अब बारी थी इसके इंजन पे थोड़ा सा जोर डालने की। तो इस गाड़ी को मैं सीधा हाईवे की तरफ ले आया और अब देखते हैं इसकी इंजन और हैंडलिंग यहाँ पे कैसे परफॉर्म करती है। फिलहाल तो इसके ऊपर विंडोज वगैरह नहीं लगने की वजह से गाड़ी काफी ज्यादा नॉइजी थी, लेकिन रफ्तार पकड़ने में इसे बिल्कुल भी वक्त नहीं लग रहा था। एक्सेलरेटर दबाते ही ये कब 100 की स्पीड को क्रॉस कर जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और वैसे तो मैं छपरी वाले हरकतें करता नहीं हूँ, लेकिन इस गाड़ी के साथ मुझे कट मारने में भी बहुत मजा आ रहा था। और इतना सब काफी नहीं था तो इस गाड़ी को लेके मैं सीधा मोरनी की जंगलों में घुस गया। सोच रहा था यहाँ पे काफी कच्चे रास्ते हैं तो अच्छी खासी टेस्टिंग भी हो ही जाएंगी। मैं गाड़ी को लिटरली 2 घंटे से नॉन स्टॉप चलाया जा रहा था और गाड़ी की इंजन पे पूरी तरीके से प्रेशर लगा रहा था, लेकिन मानना पड़ेगा एक भी जगह ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी के इंजन में से कुछ आवाज आई या फिर उसने मुझे धोखा दिया। गाड़ी ने जंगल हो, नदियां हो, पहाड़ों और हर चीज को सक्सेसफुली पार कर लिया था और आखिरकार इतनी लंबी टेस्टिंग के बाद मैं इस गाड़ी को वापस से वर्कशॉप पे लेके आ गया था। मानना पड़ेगा इसने तो कमाल कर दिया। गाड़ी के इंटरनल सिस्टम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, इंजन से लेके हर चीज मस्त थी। तो अब बारी थी इसकी एक्सटीरियर पे ध्यान देने की। चलो भाई अब थोड़ी मेकअप शेकअप की बारी है गाड़ी को, लेकिन सबसे पहले तो मैं अपना लैपटॉप ओपन करता हूँ और फिर डिसाइड करने लगता हूँ कि आखिर इसको लुक किस तरीके से दिया जाए। मानना पड़ेगा पुराने स्कॉर्पियोज में क्या कलर आते थे। भाई साहब क्या लग रहा है ये रेड कलर, वाव ये ब्लू कलर, क्या बात है, डुअल टोन कलर्स भी। यार महिंद्रा आजकल ऐसे कलर्स देते क्यों नहीं हो। इतने सारे अच्छे कलर्स थे लेकिन चॉइस करना मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैं इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब कलर सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसके कुछ पार्ट्स जैसे कि ग्रिल,
फॉग लाइट्स, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, ये सबको ऑर्डर करना था, लेकिन वो मुझे ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे भी नहीं मिले। पर काफी देर तक ढूंढने के बाद मुझे एक बंदा मिलता है जो कि OLX पे ये स्कॉर्पियो के कुछ पार्ट्स बेच रहा था और यही तो मुझे चाहिए थे। तो इसीलिए मैं फटाफट गैरेज से निकल के अपने बाइक पे बैठता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और मैं सीधा निकल पड़ता हूँ उस OLX वाले बंदे की दी गई लोकेशन पे उससे मिलने के लिए। यार बस उम्मीद करता हूँ कि वो कोई स्कैमर ना निकले और मुझे जेन्युइन पार्ट्स मिल जाए। लेकिन जब मैं उस बंदे के पास पहुंचा तो मुझे मालूम पड़ा कि ये बंदा सच में जेन्युइन है। ये एक भंगार वाला था और इसके पास सारे वो चीजें थी जो कि मुझे चाहिए थी। फिर मैं उस बंदे को बोलने लगता हूँ कि भाई आपके पार्ट्स तो जेन्युइन है लेकिन प्राइस भी सही से लगा दो। भाई मैंने OLX पे डाल दिया था कि टाइम पास करने वाले दूर रहे। मैंने जितनी कीमत डाली थी उतना ही पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। लेकिन भाई 60,000 बोल रहे हो आप सिर्फ ग्रिल, हेडलाइट और थोड़े बहुत व्हील्स के? थोड़ा सा कम करो भाई, टाइम पास नहीं सच में खरीदने का है। देखो ऑनलाइन अपनी मारता मैं। ठीक है भाई, तुम बोल रहे हो तो तुम्हारे लिए मैं कम से कम 59 में छोड़ दूंगा। जान दे भाई, 1,000 रुपए कम करके मेरे पे एहसान मत कर। ये ले 60,000 रुपए, चुपचाप से पार्ट दे दे भाई। पैसा दे और लेके जाओ। चलो फाइनली मुझे स्कॉर्पियो के बचे कुछ पार्ट्स भी मिल गए थे और इन पार्ट्स को ले जाने के लिए मैंने अपने ट्रांसपोर्ट कंपनी से अपने बड़े दोस्त को बुला लिया था। सारे पार्ट्स को ट्रक में अच्छे से रखने के बाद मैंने ड्राइवर भाई को भी समझा दिया था कि सीधा बाइक के साथ साथ चलो और वर्कशॉप के अंदर ही पार्ट्स को पहुंचा देना। और फिर उसके बाद हमारा बड़ा दोस्त और मैं पार्ट्स को लेके वहाँ से निकल पड़ते हैं। सीरियसली सिर्फ ग्रिल और हेडलाइट्स लेने के लिए हमें बड़ोली तक आना पड़ा और ऊपर से वो बंदे ने 1 रुपया तक कम नहीं किया। खैर अब हम लोग फटाफट अपनी गाड़ियों को भगाते हैं क्योंकि मैं तो अपनी स्कॉर्पियो को बिल्ड करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और पूरा आधा घंटा ड्राइव करने के बाद फाइनली हम अपनी वर्कशॉप के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद एक एक करके सबसे पहले सामान को अनलोड कर देते हैं और वो सामान को हमारी स्कॉर्पियो को लगाने के बाद अब हमारी स्कॉर्पियो जैसी लग रही थी। ग्रिल से लेके लाइट की केसिंग सब कुछ लग चुका था और छोटी मोटी चीजें जैसे कि लोगोस को भी ऐड कर दिया गया था। साथ ही साथ अब इस गाड़ी के इंटीरियर की फिटिंग भी शुरू हो गई थी और पुराने स्टील व्हील्स की जगह अब इसके अंदर नए व्हील्स लगाने की बारी भी आ गई थी। अब हम लोग फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारी स्कॉर्पियो का फाइनल लुक कंप्लीट होने वाला था। देखते हैं अब पूरे 2 हफ्ते के बाद क्या होता है। इसका फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना गाइस। पूरे 2 हफ्ते दिन रात मेहनत करने के बाद फाइनली हमारी स्कॉर्पियो तैयार हो गई थी। तो लीजिए आप सभी के लिए पेश है 2002 की महिंद्रा स्कॉर्पियो GLX मॉडल, द फर्स्ट जनरेशन ओरिजिनल स्कॉर्पियो। अब ये पूरी अलग गाड़ी बन चुकी थी। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर ब्रांड न्यू ग्रिल लगाया है जिसके साथ आपको नए हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स और फॉग लाइट्स भी मिलेंगे। पेंट की बात की जाए तो हमने इसकी ओरिजिनल कलर स्कीम जो कि रेड प्लस ग्रीन थी वो दी है। ब्रांड न्यू स्टील व्हील्स लगाए गए हैं विद ओरिजिनल व्हील कवर्स। रियर प्रोफाइल भी इसमें एकदम ब्रांड न्यू मिलती है जिसमें आपको S7 क्लासिक की वाइब आएगी। साथ ही ओरिजिनल टेल लाइट्स भी इंस्टॉल किया गया है। इंटीरियर को भी पूरी तरीके से रिस्टोर करके इसके अंदर ओरिजिनल बेज कलर स्कीम अपनाई गई है। साथ ही काफी कंफर्टेबल कैप्टन सीट्स भी इसके अंदर ऐड की गई है। इतना ही नहीं, हमने गाड़ी के ऊपर PPF कोटिंग भी कर दी है जिससे काफी ज्यादा शाइनी हो चुकी थी। उम्मीद है आप सब लोगों को ये गाड़ी पसंद आई होंगी दोस्तों। तो एक बार कमेंट करके लाइक करके बता दो कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी।